एक कन्वेंशनल आर्मी हार जाती है अगर वो जीते नहीं, और एक गुरिल्ला फोर्स जीत जाती है अगर वो हारे नहीं। ये कहना था साबिक अमरीकी सदर हेनरी किसिंजर का। हिजबुल्लाह ने ये जंग शुरू क्यों करी, और अगर शुरू ही की थी तो ख़त्म क्यों करी? सात अक्टूबर 2023 के हमास के ऑपरेशन के बाद हिजबुल्लाह भी किसी से पीछे न रही और 8 अक्टूबर की सुबह एंटी टैंक मिसाइल इसराइल की तरफ दागकर इस जंग में शामिल हो गई और 417 दिन के कमर से में उल अल्बास और खैबर नामी ऑपरेशंस में 4637 और इसराइली जारियत के बाद 1666 मिलिट्री ऑपरेशन कर डाले और बूम। जिसमें इसराइली इंटेलिजेंस, एयर डिफेंस, मिड कवर टैंक्स और इसराइली ड्रोन्स के साथ इसराइल का बहुत बड़ा नुकसान हुआ। और इसराइल ने भी हिजबुल्लाह की टॉप कमांड और कमांड लाइन जैसे फवाद शुक्र, इब्राहिम अकील, इब्राहिम कुबैसी, अली करकी, मोहम्मद सुरूर और हिजबुल्लाह के जनरल सेक्रेटरी सईद हसन नसरुल्लाह को टारगेट करके इंटेलिजेंस कामयाबी तो हासिल कर ली, मगर जंगी अहदाफ हासिल करने में फिर नाकाम रहा। और 1 अक्टूबर 2024 को शुरू होने वाले ग्राउंड ऑपरेशंस में फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के बाद बसपा इख्तियार करना पड़ी, जहां पर खौजा, बिन्त जुबैल और खय्याम में सैकड़ों फौजी मारे गए और चंद एक बॉर्डर इलाकों के अलावा किसी स्ट्रेटेजिक साइट पर कब्जा करना हावी रह गया। और इसराइल की स्ट्रेटेजिक नाकामी का सबूत यहाँ मिलता है कि जहाँ पर सईद हसन के वक्त रोज़ाना औसतन 24 हमले हुआ करते थे, वहीं पर हिजबुल्लाह के जनरल सेक्रेटरी को टारगेट करने के बाद रोज़ाना ये हमले 48 तक पहुँच गए। यहाँ तक सुन लिया, अब आते हैं असल बात। हिज़्ब ने एट्रिशन वार स्ट्रेटजी पर अमल किया, जबकि इसराइल ने ज़हिया डॉक्ट्राइन का सहारा लिया। एट्रिशन वार वो स्ट्रेटजी जहाँ पर मुकाबले को मुतवातिर मगर छोटी छोटी कार्रवाइयों के जरिए उसके रिसोर्सेज, इक्विपमेंट और पर्सनल नुकसान पहुँचाया जाता है, जिससे उसका मोरल डाउन होता है और उसको एग्जॉस्टेड कर दिया जाता है, जहाँ मुकाबले थक कर खुद हार ना मान ले। और हिजबुल्लाह इस हदफ में कामयाब नजर आई और इसराइली अवाम खुद इसराइल के खिलाफ खड़ी हो गई और आने वालों से ज़्यादा जाने वालों का रश बढ़ने लगा। और यूँ इसराइली फौजी भी जंग करने से इनकारी नजर आए और इसराइल आहिस्ता आहिस्ता शिकस्त की तरफ धकेलता रहा। 3 लाख से ज़्यादा डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, IT एक्सपर्ट्स, बिजनेसमैन और दीगर शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद को बतौर रिजर्व मिलिट्री बुला लिया गया, जिसकी वजह से इसराइली इकॉनमी को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा और इसराइली इकॉनमी कोलैप्स करने के दहाने पर आ गई। नीज़ इसराइली सयाहत भी तारीख के बदतरीन रेशो पर आ गई। अब इंडस्ट्रीज़ बंद होने से $300 के चलने वाले एंटी टैंक मिसाइल को रोकने के लिए एरो और डेविड सेलिंग के $3 मिलियन की मिसाइल की प्रोडक्शन के लिए अब इसराइल के पास अमेरिकी एड के अलावा कोई चारा ही नहीं था, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता इसको डेफिसिट की तरफ ले जा रहा था। अब वहीं पर इसराइल दाहिया डॉक्ट्राइन पर अमल पैरा था। इस डॉक्ट्राइन के मुताबिक सिविल अस्करी इदारों, गैर मुसल्लह इदारों, ऑर्गेनाइजेशंस और सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया था, ताकि मुकाबले को साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट और प्रेशर दिया जा सके, ताकि वो अपनी फ़ौज को पीछे हटने पर मजबूर करें। क्योंकि इसराइल सन 2000 और 2006 की शिकस्त के बाद समझ चुका था कि हिजबुल्लाह को ऐसे शिकस्त देना मुमकिन ही नहीं, बस उन्होंने ज़ाहिया डॉक्ट्राइन बना दी। और इस दफ़ा जो इसराइल के पास स्ट्रेटजिक बेनिफिट मौजूद था वो था नफूज़। जी हाँ, सन 2006 के बाद हिजबुल्लाह, उसके अलाइंस और उसके मुखालिफिन में इसराइल बेहद तक नफूज़ कर चुका था। और इस दफ़ा भी नबील बैरी, समीर गीगा, फवाद सिन्वेरा और वलीद जुमलियत जैसे मुअस्सर लोग हिजबुल्लाह के खिलाफ मैदान में उतर आए और उन्हें प्रेशर देना शुरू कर दिया। ये तो आपको मालूम ही होगा कि किसी मुल्क के पास एटम बम से ज़्यादा अहम हथियार उस मुल्क की मशरूइयत या लेजिटिमेसी होता है। शाम में तो आपने देख ही लिया क्या हुआ। यरगमालियों का ना मिलना और जंग के तुलानी होने से नेतन्याहू अपनी बची कुची लेजिटिमेसी भी खोता जा रहा था, जिसकी वजह से महाजरीन की तादाद में आए रोज़ इजाफा देखा जा रहा था, जिस बाबत इसराइल को ये डील साइन करना ही पड़ी, जबकि रेजोल्यूशन 1701 पर कभी अमल नहीं किया जा सका। अलबत्ता एक सवाल तो बनता है कि क्या इसराइल इतना गिर गया है कि एक मुख्तसर से मुकावमती ग्रुप के ख़िलाफ़ एक सुपर पावर को टेबल टॉक पे आना पड़े, या फिर हिजबुल्लाह ने वक्त के साथ अपने आप को इतना मजबूत कर लिया है कि इसराइल की आर्मी, नेवी, एयरफोर्स का अकेला मुकाबला करके एक सुपर पावर को टेबल टॉक पर मजबूर कर दिया है।